नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। द्वारका में फूलडोर फेस्टिवल पर कड़ी सुरक्षा, ड्रोन और विशेष टीमें अलर्ट। श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील। ब्रज में होली का रंगीन उत्सव। बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं ने मनाया आनंदपूर्ण होली गुलाल। भजन और नृत्य के साथ होली का आनंद उठा रहे भक्त। बरी होने के बाद बढ़ेंगी मुश्किलें या होंगी कम? केजरीवाल को बरी किए जाने पर रिजिजू का बयान। शराब घोटाले मामले को लेकर सियासत तेज। अरविंद केजरीवाल मामले पर आदित्य ठाकरे का हमला। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का बयान। केजरीवाल गिरफ्तारी पर सियासत तेज। कनाडाई पीएम 4 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे। 2 मार्च को नई दिल्ली में मोदी से मिलेंगे कार्नी। भारत में निवेश को बढ़ावा दे रहा कनाडा, दोनों देशों के संबंधों को रीसेट करेगा ये दौरा। होली धुलेटी के अवसर पर तीर्थराज द्वारका के जगत मंदिर में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध फूलडोर महोत्सव को लेकर देवभूमि द्वारका में जबरदस्त उत्साह और तैयारियां देखने को मिल रही है। 3 मार्च को आयोजित इस पर्व में गुजरात भर से लाखों श्रद्धालु भगवान द्वारकाधीश के साथ होली खेलने पहुंच रहे हैं, जिससे द्वारका जाने वाले सड़कें भक्ति के रंग में रंग चुकी हैं। संभावित भीड़ को देखते हुए पुलिस ने 2000 से ज्यादा जवान तैनात किए हैं। वहीं ड्रोन कैमरों की बात की जाए तो उससे निगरानी की जा रही है और एलसीबी, एसओजी, बीडीडीएस टीमें अलर्ट मोड पर है। प्रशासन और धर्मार्थ संगठनों ने पैदल यात्रियों के लिए सेवा कैंप, भोजन, विश्राम और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई है। ट्रैफिक और दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं श्रद्धालु जय द्वारकाधीश के जयकारों के साथ आस्था और उल्लास में सरोबार नजर आ रहे हैं। के लिए आई हूँ। मैंने देखा रास्ते में लाखों की संख्या में भक्त उमड़ उमड़ के आ रहे हैं, नाचते गाते डीजे के साथ लाइव करके आ रहे हैं और ये देख के ही मैं एकदम, मेरे में भी एक्साइटमेंट आ गया। यहाँ आकर देखा तो यहाँ पर भी मंदिर के गेट से लेके लाखों की संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं दर्शन के लिए। काफी संख्या में भीड़ है और यहाँ पे भी डीजे, अंदर भी मंदिर के अंदर भी पुजारी द्वारा रंगोत्सव चल रहा है। सब एक दूसरे पे कलर होली खेल रहे हैं। अब पूरा मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि मैं क्या फील कर रही हूँ। ये मेरे जीवन की पहली सबसे स्पेशल होली है। थैंक यू कान्हा जी। जय द्वारका। अजमेर जिले ब्यावर से आया हूँ। नाम मेरा हिमांशु है। हर साल होली के उत्सव के लिए आते हैं। अंदर बहुत प्रसन्न हुआ। अंदर महाराज से जो होली खुलाते हैं, बहुत अच्छी होली, बहुत आनंद आता है। हर चीज की अच्छी से अच्छी व्यवस्था है, कोई चीज की कमी नहीं है। मोदी सरकार, मोदी जी के राज में बहुत आनंद ले रहे हैं। जय सिया राम, जय द्वारकाधीश। होली का जो त्योहार आ रहा है उसको लेकर पदयात्रियों गुजरात भर से, सभी डिस्ट्रिक्ट से और गुजरात के बाहर से भी पैदल चल के आ रहे हैं। तो वो लोगों की सुविधा और उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए रोड बंदोबस्त भी रखा है और वो लोग पैदल चल के यहाँ द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने आएंगे तो वो दर्शन स्मूथली कर सके, किसी भी बाधा न आए दर्शन में और आराम से दर्शन करके फिर अपने घर वापस लौट सके। इस हिसाब से हमने सभी किसी भी सिचुएशन को निपटने के लिए और किसी भी सिचुएशन और हालात को निपटने के लिए पूरा बंदोबस्त रखा है। हमारी पुलिस और ऑफिसर दोनों मिलके 2000 के आसपास पुलिस बंदोबस्त है, जिसमें रोड बंदोबस्त भी है, ट्रैफिक का नियमन करने के लिए भी है और मंदिर से लेकर हाथी गेट तक का जो लाइन में लगेंगे लोग, उनके लिए भी पूरा बंदोबस्त है। तो लोग आनंद और उत्साह से होली का त्योहार मनाए। और द्वारका ब्रज की रंगीन धरती पर होली उत्सव की शुरुआत हो गई है। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में भक्त भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रंग कर होली के पूर्व उत्सव का आनंद ले रहे हैं। मंदिर परिसर में उड़ते गुलाल और फूलों की वर्षा से पूरा वातावरण भक्तिमय और उल्लासपूर्ण हो उठा। श्रद्धालु पारंपरिक गीतों, भजनों के साथ नृत्य करते हुए ब्रज की अनूठी होली का आनंद उठा रहे हैं। शराब घोटाले मामले को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। निचली अदालत द्वारा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बिना सबूतों के सबूतों के अभाव में बरी किया गया। अब इसे लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान सामने आया है, जिन्होंने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किए जाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर यह कहा कि ये तो प्रक्रिया है। जब किसी एक कोर्ट द्वारा आदेश दिया जाता है और गलत आदेश दिया जाता है तो उसे बड़ी बेंच या ऊपरी कोर्ट द्वारा सही किया जाता है, उसमें अपील होती है और फिर उसमें सही फैसला
दिया जाता है। किरण रिजिजू के इस बयान के बाद अटकलें तेज हो गई है कि इस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी अब हो सकती है। ये तो प्रक्रिया है। अभी तो जब किसी एक कोर्ट का कोई भी ऑर्डर होता है, अगर गलती ऑर्डर हो जाता है तो उसको फिर बड़ा कोर्ट या बड़ा बेंच में उसको करेक्ट किया जाता है। ये जुडिशरी जो प्रोसेस ही ऐसा है। अगर कोई निचले स्तर का कोर्ट किसी तरह से अगर गलती हो गया या गलत जजमेंट दे दिया या तथ्यों का अच्छा से मूल्यांकन नहीं हो पाया तो उसका अपील होता है, फिर उसका करेक्शन होता है, करेक्ट जजमेंट दिया जाता है। जुडिशियल ऑर्डर जो होता है उसमें मुझे टिप्पणी करने का नहीं है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि इसमें पीएम मोदी और अमित शाह अरे उसका कहने से क्या होगा, वो तो ऐसे हवा में कहते रहते हैं अरविंद केजरीवाल जी। हम लोग उसको कितने साल से हम लोग सुनते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसे कहते हैं, अभी वो तो राजनीतिक दृष्टि से भी पूरा हास्य उसमें चले गए हैं, तो वो तो कहेंगे ना। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देकर के वो अपने आप को न्यूज में रहना चाहते हैं, तो मना तो नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र है, बोलने का आजादी है, मैं उनके आजादी को तो छीन नहीं सकता हूँ। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने दिल्ली शराब नीति भ्रष्टाचार मामले में अरविंद केजरीवाल को बरी किए जाने पर बयान दिया है और बयान देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के समय विपक्षी नेताओं को जानबूझकर टारगेट किया जाता है और केजरीवाल को भी इसी क्रम में दिल्ली चुनाव के दौरान निशाना बनाया गया था। अरविंद केजरीवाल जी की आज जो केसेस बरी हो गए, रियायत हो गई। फिर सिसोदिया जी है, कितने दिन उनको जेल में रखा था? जो वक्त इनका जेल में बर्बाद हुआ, जो उनकी बदनामी हुई, क्या भाजपा अभी माफ़ी मांगेगी? जो वक्त उनका गया जेल में, वो जो बीत गया, उसमें क्या कोई उनको दे सकता है वो वक्त वापस? कितने लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो पिछले 10 साल में भाजपा जो गंदी राजनीति करती आई है, किसी की बदनामी करती आई है, उसकी वजह से जेल गए हैं, ऐसे ही आरोपों को झेलते आए हैं। और कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके असल में घोटाले हैं और जो आज भाजपा में जाके मंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े मंत्री पद पे बैठे हुए हैं। तो ये जो अंतर है, ये देश अभी जानता है। और सिर्फ देश नहीं तो दुनिया भर में भी भाजपा ने देश की बदनामी की है कि हमारे देश में इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस अभी रहा नहीं है। सारे के सारे जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो भाजपा कब्जा करके बैठा है और भाजपा के आदेश पे विरोधकों के पीछे लगते हैं। उसी की जांच होनी चाहिए। जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट की, उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनको भी अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये देश के घटना के साथ दुर्घटना है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 4 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे हैं। उनका पहला भारत दौरा है जिसमें व्यापार, ऊर्जा, तकनीक और रक्षा समेत अलग अलग क्षेत्रों में भारत कनाडा साझेदारी को मजबूत करने पर फोकस किया जाएगा। कार्नी मुंबई में बिजनेस लीडर्स से मिलेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साथ ही साथ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में निवेश पर चर्चा करेंगे। 1 मार्च को नई दिल्ली पहुंचेंगे और 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता वो कर सकते हैं, जिसमें मुख्य एजेंडा लंबे समय से रुकी हुई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की वार्ताओं को शुरू करना है। इसके अलावा सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर भी चर्चा होगी और दोनों देशों के बीच व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। 27 फरवरी से शुरू हुए इस दौरे का मकसद कनाडा की अमेरिका पर आर्थिक निर्भरता कम करना और नए व्यापारिक रास्ते खोलना है। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने कहा कि इस मुद्दे पर उनकी अब तक शरद पवार से सीधी बातचीत नहीं हो पाई है। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के साथ प्रारंभिक चर्चा जरूर हुई है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि सहयोगी दलों के बीच एकमत उम्मीदवार उतारने को लेकर कोशिशें जारी हैं ताकि किसी भी तरह की कठिनाइयां न आए। से मेरी मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस के कुछ सदस्य और प्रांताध्यक्ष के साथ हम लोग ऐसे ही बैठे थे। जो विधिमंडल के कामकाज के बारे में हमारी मीटिंग हुई थी, तभी थोड़ी सी बात हुई है। वो भी उनकी तरफ से बात करेंगे, हम भी हमारे तरफ से बात करके उसमें एक मत से कुछ कैंडिडेट एक ही देने की कोशिश करेंगे। अगर वहाँ पे पवार साहब का नाम हम लोग ने लिया है, उसके बारे में एक मत होगा तो फिर कुछ कठिनाई नहीं होगी। अगर उसके बारे में चर्चा करने के लिए और 2-4 दिन है ना, 6 तारीख को इलेक्शन है, हम लोग देखते हैं क्या करना है। चर्चा हुई है पवार साहब के साथ? हमने आज अभी तक पवार साहब से बात नहीं की है। हम हमारे तरफ से कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश करने के बाद जो कुछ यहाँ पे डिस्कस होगा, उसके बाद
उनके भी हाईकमांड है, प्रेस सेक्रेटरी है, उनके साथ वो लोग बात करेंगे, फिर हम लोग तय करेंगे। बिहार विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि दोनों सदनों में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, वाद विवाद, बजट पेश होने और उस पर विस्तृत विचार विमर्श के साथ साथ जिलों द्वारा उठाए गए क्षेत्रीय मुद्दों पर भी सकारात्मक जवाब दिया गया। उन्होंने इसे सुखद और ऐतिहासिक सत्र बताया। वहीं मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर उन्होंने कहा कि ये कोर्ट का विषय है, कोर्ट ने गवाही के आधार पर ही उन्हें बरी किया होगा। दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में उस पर दोनों सदन में चर्चा हुई और दोनों सदन ने महामहिम को धन्यवाद दिया। उसके बाद फिर विभागवार सदन ने स्वीकृति दी। पूरा बजट 2026-27 की स्वीकृति विधानमंडल ने दे दी। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न अलग अलग मोशंस के माध्यम, प्रस्तावों के माध्यम से आए। अल्पसूचित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, ध्यानाकर्षण, फिर अभी गैर सरकारी संकल्प में अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को माननीय सदस्यों दोनों तरफ के, सत्ता पक्ष विपक्ष के द्वारा उठाया गया। सरकार ने उस पर स्थिति स्पष्ट की और बहुत ही अच्छे माहौल में पूरे सदन का जो सत्रावधि थी, पूरे अवधि में अच्छे से सत्र चला है। इसके लिए हम सरकार की तरफ से विपक्ष को भी धन्यवाद देते हैं। जो शराब घोटाले में जेल में किया जाता है तो वो बरी होता है। बोलिए कि ये न्यायालयी प्रक्रिया है, न्यायालय की प्रक्रिया है। ये तो न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा में उचित समझता है, वो करता है। इस पर टिप्पणी का क्या? तेजस्वी यादव कह रहे हैं विपक्ष के लोगों को फंसाने का काम करती है ये सरकार। अब ये तो जिस दिन जो बड़ी हो जाते हैं, कहते हैं जब सजा मिलती है तो सरकार का पक्ष सही हो जाता है। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को लेकर सोशल मीडिया पर शादी की खबरों ने हलचल मचा दी। पारंपरिक तेलुगु रीति रिवाजों के साथ एक निजी समारोह में विवाद किया, अब पति पत्नी बन गए। शादी की खबरों के बीच ये जोड़ी पहली बार एयरपोर्ट पर साथ दिखाई दी, जहां दोनों ने मुस्कुराते हुए पेपराजी को पोज दिए। दोनों की केमिस्ट्री और सहज अंदाज ने फैंस के बीच उत्साह और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। लंबे समय से दोनों के रिश्ते को लेकर अटकलें लगाई जाती रही हैं और ऐसे में शादी की खबरों ने प्रशंसकों को रोमांचित कर दिया है। अगली खबर सूरत से। सूरत के नागसेन नगर में सड़क किनारे जली हुई नोटों के मिलने से हड़कंप मच गया। पांडेसरा क्षेत्र में सैकड़ों 500 रुपए के नोट जले और टुकड़ों में बिखरे पाए गए। राहगीरों की नजर पड़ते ही इलाके में अफरा तफरी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। नोटों की स्थिति देखकर स्थानीय लोग हैरान और चिंतित नजर आए। घटना ने इलाके में सवाल खड़े कर दिए हैं कि इतनी बड़ी रकम को आखिर किसने और क्यों जलाया। क्या ये सबूत मिटाने की कोशिश थी या किसी और कारण से हुआ, इसका पता पुलिस जांच के बाद ही चलेगा। बस्तर के अंदरूनी इलाकों के विद्यार्थियों को अब लोकतंत्र और संविधान जैसे विषयों पर राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष कार्यक्रम विकसित भारत युवा संसद 2026 के तहत ये छात्र पार्लियामेंट पहुंचकर संविधान, आपातकाल और लोकतंत्र पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। 4 दशकों तक नक्सलवाद से प्रभावित रहे बस्तर में जहां कभी कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर रही, वहीं अब छात्र पढ़ाई के साथ साथ अपने अनुभवों के आधार पर भी अपनी बात रख पा रहे हैं। देश भर में आयोजित इस प्रतियोगिता में बस्तर के विद्यार्थियों की भागीदारी विशेष महत्व रखती है, क्योंकि लोकतंत्र की चुनौतियों और बदलाव को करीब से महसूस कर चुके हैं। नक्सलवाद के प्रभाव में कमी आने से यहाँ के युवाओं को नए अवसर मिल रहे हैं और वो राष्ट्रीय मंच पर आत्मविश्वास के साथ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। 4 दशकों तक लोकतंत्र और संविधान सहित कानून व्यवस्था से दूर रहने वाले बस्तर के अंदरूनी इलाके के विद्यार्थियों को अब पार्लियामेंट पहुंचकर संविधान, आपातकाल और लोकतंत्र पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिल रहा है। यह सब संभव हो पा रहा है राष्ट्रीय सेवा आयोजन के विशेष कार्यक्रम विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 के तहत। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत बस्तर के विद्यार्थियों को अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। वे लोकतंत्र, संविधान और आपातकाल विषय पर अपनी बात खुलकर रख रहे हैं। हालांकि
यह आयोजन भारत देश भर में हो रहा है, लेकिन बस्तर के विद्यार्थियों के लिए इस आयोजन का अपना विशेष महत्व है। आज़ादी के बाद, इस देश की आज़ादी के बाद बस्तर एक ऐसा भूभाग जहां के अंदरूनी क्षेत्रों में ना संविधान था, ना लोकतंत्र था, लेकिन आज बस्तर में शांति, विकास और विश्वास लौट रहा है। और आज ये उसी बस्तर के छात्र हैं, आज ये यूथ पार्लियामेंट के कार्यक्रम में आकर इस देश में लगे, जिसमें लोकतंत्र की हत्या करने वाले आपातकाल के विषय में बोल रहे हैं। आज ये उसी जगह के प्रतिभागी हैं जिस जगह पे आज से पहले आज़ादी के बाद न लोकतंत्र हुआ करता था, न सरकारें हुआ करती थी, और इनको देश के संविधान और लोकतंत्र और वैश्विक घटनाओं की जानकारी नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज यहाँ उपस्थित वही प्रतिभागी हैं जो इस बस्तर में नक्सलवाद के 4 दशक की काली साया के बाद आज उभरते बस्तर, बढ़ते बस्तर और शांत और सुरक्षा की ओर अग्रसर बस्तर के ये वही प्रतिभागी हैं जो इस देश में लगे काला अध्याय, जिसको हम आपातकाल के नाम से जानते हैं, जिसपे सारगर्भित रूप से चर्चा कर रहे हैं और बहुत आत्मविश्वास के साथ चर्चा कर रहे हैं। आज का जो आयोजन है विकसित भारत युवा संसद जिला बस्तर का आयोजन था और हमारा आयोजन बहुत सफल रहा। जिस उद्देश्य से आयोजन कराया गया है, ऐसे आयोजन आज पूरे भारत में विभिन्न जिलों में कराया जा रहा था। उसी तारतम्य में हमारे विश्वविद्यालय में बस्तर जिला का आयोजन रहा और बस्तर के न सिर्फ बस्तर के बल्कि पूरे भारत के युवाओं में नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए इस तरह के आयोजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है कि विकसित भारत में हमारे युवा साथ रहें, विकसित भारत में अपना योगदान दें और उसके लिए युवाओं को जागरूक करने के लिए, युवाओं को मोटिवेट करने के लिए इस तरह का आयोजन, नेतृत्व क्षमता विकास करने के लिए इस तरह का आयोजन हम लोग करा रहे हैं। बस्तर के छात्र छात्राओं में कैसी प्रतिभा आप देखते हैं? हाँ बिल्कुल, आप बस्तर के छात्र छात्राओं में प्रतिभा तो बहुत, मतलब ये कहना चाहिए बहुत ज़्यादा प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं यहाँ के, लेकिन किसी कारणवश यहाँ के छात्र छात्राओं को कभी मौका नहीं मिला था। दूरस्थ अंचल में होने के कारण, वन क्षेत्र होने के कारण, संसाधन नहीं होने के कारण और भी अन्य सामाजिक परिस्थितियाँ, सामाजिक समस्याओं के चलते उनको मौका नहीं मिल पाया था। लेकिन आज का जो युवा है, आज जो बस्तर एक अलग तरह से उभर करके आ रहा है, बस्तर एक विकसित भारत की ओर देख रहा है, तो बस्तर के युवा भी इस विकसित भारत में अपने आप को अपना योगदान दे रहे हैं। भले ही आपातकाल विषय पर देश के अलग अलग क्षेत्र के विद्यार्थी अपनी बात आपातकाल के साहित्य अध्ययन के आधार पर रख रहे हो, लेकिन बस्तर के विद्यार्थी इसे अध्ययन के साथ साथ अपने अनुभव के आधार पर साझा कर रहे हैं। बीते 4 दशकों से बस्तर नक्सलवाद का दंश झेलता रहा है। नक्सलवाद की गहरी पैठ की वजह से यहाँ ना तो संविधान लागू हो पाया और ना ही लोकतंत्र। अब जब बस्तर के विद्यार्थी इस विषय पर बोल रहे हैं तो उनके अनुभव जानकारों को भी प्रभावित कर रहे हैं। समय के साथ जैसे जैसे बस्तर से नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, यहाँ के विद्यार्थियों को नए नए अवसर मिल रहे हैं और वह बखूबी इन अवसरों पर अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। सर, ये कार्यक्रम जो है विकसित भारत के उपलक्ष्य में रखा गया है और कहीं ना कहीं ये युवाओं को एक मंच देने का एक अहम योगदान है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा है। जो सब कार्यक्रम का आयोजन उनके प्रतिनिधित्व में किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं युवाओं को, खासकर बस्तर के युवाओं जो हैं, जो पिछड़े शिक्षा के क्षेत्र में, आपको पता है कि बस्तर पहले बहुत पिछड़ा हुआ था, जो कि अभी कहीं ना कहीं बस्तर अलौकिक श्रेणी में आने लगा है और नक्सलवाद होने के कारण कहीं ना कहीं यहाँ के युवाओं को पढ़ाई में बहुत कहा जाए कि दुविधा होती थी। उसको एक उन युवाओं को उन क्षेत्रों से निकालकर, नक्सलवाद क्षेत्रों से निकालकर एक नया मंच, एक नया आगाज़ देने का काम इस विकसित भारत के माध्यम से हो रहा है। और कहीं ना कहीं मैं भी बस्तर का ही रहने वाला हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे एक मंच मिल रहा है हम लोग को अपनी बातों अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। ये इवेंट यूथ को, हमारे नेशन के यूथ को प्रमोट करने के लिए, यूथ एनर्जी को प्रमोट करने के लिए है और हम लोगों का टॉपिक था इमरजेंसी।
तो उसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि हमने इमरजेंसी से क्या सीखा है, इमरजेंसी के इवेंट्स कौन कौन से थे, इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी उस समय 20। आपातकाल जैसा कि आपने बताया बहुत गंभीर परिस्थिति है, लोकतंत्र और संविधान को एक तरह से पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। बस्तर में नक्सलवाद आप सुनती रही हैं, देखती रही हैं, लगभग वैसी स्थिति मेरे को लगता है कि बस्तर के लोग 4 दशक से झेलते रहे होंगे आपातकाल वाली स्थिति। किस तरह से देखती हैं? नहीं, ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि अभी हम लोग जो बस्तर वाले हैं, हम कोर्ट जा सकते हैं, हम कहीं भी जा करके अपने राइट्स को स्वीकार कर सकते हैं। बहुत नक्सलवाद से ग्रसित रहा है, जहाँ पे नक्सली वोट नहीं देने देते थे लोगों को, जहाँ पे कानून नहीं था, न्यायालय नहीं था, आज सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो रही है। तो मैं जानना ये चाहता हूँ आपसे कि क्या स्थिति रही है बस्तर के अंदरूनी इलाकों में, जो आप लोगों ने सुना होगा? बहुत बेकार था, वहाँ पे भी हम कुछ कर नहीं सकते थे, हमारे राइट्स बस नाम के थे, क्योंकि कुछ करने ही नहीं दिया जाता था हमको। और ये सबसे बड़ी गलती मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट की भी है, उसको वहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी इम्पोज करनी चाहिए थी, और अगर यहाँ पे नक्सलवाद है, टेररिस्ट हैं, तो उनको भगाना चाहिए था। आज कैसा देखती हैं आप बस्तर को? आज बस्तर पहले से बहुत डेवलप हो चुका है। मैं फिल्म भी देखी थी अभी, बस्तर द नक्सल स्टोरी, और उस हिसाब से अभी जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग सब कुछ कर रहे हैं बस्तर में। यहाँ पे यूथ पार्लियामेंट हो रहा है, तो यहाँ के बच्चों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।